हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। बच्चों, इस लेक्चर में मैं तुम्हें वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में और बताना रह गया था, वो बताऊंगा। और बच्चों, वेक्टर का रिजोल्यूशन देखेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। बच्चों, उससे पहले मैं तुम्हें यूनिट वेक्टर पे लाता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या था? यूनिट वेक्टर जैसे वेक्टर ए है, मैंने बोला कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप होगा। और इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो मुझे देगा वेक्टर, ये मेरे को यूनिट वेक्टर देगा। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? सिर्फ डायरेक्शन ही तो बताता है। अगर मैं बोलूं ये किसी भी वेक्टर को हम उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे लिख सकते हैं ऐसे, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर मुझे क्या बताता है? यूनिट वेक्टर मुझे डायरेक्शन बताता है। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा वेक्टर ए है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कौन बता देगा? यूनिट वेक्टर। सपोज ये वेक्टर जो ए है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता, तो ये यहाँ पर कोई एक ही जगह 1 आता, तो ये सीधे सिंपली क्या है? वेक्टर ए उसके यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो ये सीधा वेक्टर क्या हो गया? उसकी डायरेक्शन ही हो गई। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चों? हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो बच्चों, मेन जो मेरा फोकस लाने था यूनिट वेक्टर पे, ये था कि मैं तुम्हें 3 परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती हैं उनके अलावा में यूनिट वेक्टर बता सकूं। बच्चों, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। तो बच्चों, जैसे ही एक्स एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है वह आई कैप होता है। वह आई कैप होता है। अगर कोई पूछे इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, तो वेक्टर के फॉर्म पे उसे तुम अगर वेक्टर से दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? आई कैप से। इसी तरह अगर इस वाई एक्सिस का कोई डायरेक्शन पूछेगा तो वो होगा जे कैप। इसी तरह कोई तुमसे जेड एक्सिस की डायरेक्शन पूछेगा तो वो होगा के कैप। तो हम बोलेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं? जो हमारी एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं। और ये आई कैप, जे कैप, के कैप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम रिजोल्यूशन पढ़ते हैं वेक्टर का। तो बच्चों, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों, हम 2D लेके चलेंगे और जैसे ही 2D ये होता है वैसे ही 3D में एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है। और बच्चों, एवरी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व into 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। बच्चों, मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर वेक्टर दिया हो, उसको मैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट सकता हूं। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि तुम देखते होगे, अगर ये इंक्लाइन प्लेन में मैं इस पे फोर्स की बात करूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ऐसे जी नीचे की तरफ लगता है तो इसको हम एक इसके अलोंग और इसके ऐसे परपेंडिकुलर तोड़ देते हैं। मतलब ये जो जी था, इसको मैंने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो ये बात किसी भी वेक्टर के लिए मैं बोल सकता हूं कि एवरी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी ये दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, हम इन्हीं कंपोनेंट की बात करना चाहते हैं बच्चों। आप इस बात को लिख सकते हो, कैसे हम किसी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ये हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मेरे पास थी ये एक्स एक्सिस, क्या थी बच्चों? एक्स एक्सिस। और ये थी वाई एक्सिस। मैं बोलूं अगर कि एक वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। अगर मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर तुम्हारा इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा एंगल। तो बच्चों,
अगर मैं यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचूं इस पॉइंट से, ये बच्चों वेक्टर है बच्चों, मैं यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूं। तो बच्चों अगर ये वेक्टर ए था तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों, अगर यहां कोई एक ऐसा वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड इतना होता, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होता, और इसको मैं लिखता कि ये क्या है, ए एक्स है। क्या है बच्चों, ए एक्स, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होता। तो बच्चों अगर कोई ऐसा वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स होता, और कोई एक और ऐसा वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड इतना होता और वो ए वाई होता, तो बच्चों अगर ये ए वाई है तो ये भी तो ए वाई होता, ये भी तो ए वाई होता या नहीं होता बच्चों? बिल्कुल होता। तो बच्चों ये अगर मैंने वेक्टर का ट्रायंगल लॉ भी पढ़ाया है, तो बच्चों इसकी डायरेक्शन अगर ये होती, इसकी डायरेक्शन ये होती, ए वाई की डायरेक्शन ये ए वाई है, तो ये भी ए वाई होता। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ से तुम बता सकते हो कि ये वेक्टर ए कैप क्या आता, सॉरी ए क्या आता, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, यही तो आता ना बच्चों। अगर मैं बोलता हूं, लेकिन मैं इसका रिवर्स लेके चला हूं, मैं क्या लेके चला हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है। अगर मैं बोलता कि मेरे पास एक ऐसा वेक्टर ए एक्स जो तो इसके इक्वल होता, और एक ऐसा वेक्टर होता जो ए वाई जो इसके इक्वल होता, तो ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रायंगल लॉ लगाऊं वेक्टर का, तो क्या ये ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल नहीं होगा? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई है जो ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये मैंने वेक्टर के ट्रायंगल लॉ पे बता दिया। तो बच्चों आगे चलते हैं। जब ये था तो बच्चों मैंने किसी भी वेक्टर को क्या बोला, तुम उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे लिख सकते हो। अगर ऐसे करके लिख सकते हो, ये हमने पिछले लेक्चर में ही तो डिस्कस किया। तो बच्चों ये ए एक्स क्या था, इस एक्स एक्सिस के अलाउंग था वेक्टर, किसके अलाउंग था, एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो बच्चों जब ये एक्स एक्सिस के अलाउंग था तो क्या मैं इसे ए एक्स आई कैप नहीं लिख सकता? और आई कैप क्या होता है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एक्स एक्सिस के अलाउंग जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है वही तो आई कैप होता है। इसी तरह सिमिलरली ए वाई क्या था, वाई एक्सिस के अलाउंग वेक्टर था। तो क्या मैं इसे ए वाई जे कैप नहीं लिख सकता बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। जैसे ये ए एक्स को क्या लिखा हमने इधर, ए एक्स आई कैप, आई कैप तो इसकी डायरेक्शन तो आई कैप ही दे रहा है ना। इसी तरह ए वाई को क्या लिखा मैंने, ए वाई जे कैप, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई है ये। तो बच्चों लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। तो यहां से वेक्टर ए को क्या लिख दिया मैंने, वेक्टर ए क्या हो गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो बच्चों ये जो चीज मैंने लिखी ना, तो बच्चों यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द वेक्टर का रिजोल्यूशन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलाउंग। क्या ये देखो एक्स एक्सिस थी, क्या ये वाई एक्सिस थी, क्या ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी? तो बच्चों मैंने किसको लिख दिया, उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के टर्म से, वेक्टर ए को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के टर्म में लिख दिया ना। तो जो ए एक्स और ए वाई है ये किसके कंपोनेंट है, इस वेक्टर ए के। समझ गए बच्चों? तो बच्चों किसी भी वेक्टर को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये बात थी 2D के लिए। तो बच्चों अगर यही बात 3D के लिए होती, किसके लिए, 3D के लिए होती, तो मेरा जो वेक्टर ए आ जाता वो क्या आ जाता, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आ जाता बच्चों। इसमें ये मेरा थर्ड कंपोनेंट भी ऐड हो जाता। तो बच्चों तुम इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो बच्चों मैंने किसी वेक्टर को उसकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया। आई जे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और ये ए एक्स ए वाई ए जेड मैग्नीट्यूड है। अब थोड़ी देर पे बच्चों हम देखेंगे कि ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने इस फॉर्मूले को छोड़ देता हूं। तो बच्चों अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या होगी,
किसकी वैल्यू, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो बच्चों जो ये ए एक्स है, अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, अगर मैं कॉस थीटा निकालूं इस वाले ट्रायंगल में, तो बच्चों कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ए एक्स, हाइपोटेनियस कितना है ए, यही तो होगा ना बच्चों। तो मेरे पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। इसी तरह बच्चों ए वाई के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों साइन थीटा बता सकते हो क्या इस ट्रायंगल में, जो ये ट्रायंगल बना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है ए वाई, हाइपोटेनियस कितना है ए, तो ए वाई कितना आ गया बच्चों, ए साइन थीटा। तो बच्चों ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आ गया। तो बच्चों ये जो मेरे पास ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आ रहा है ना, यही बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे याद रखना है ये बताता हूँ, एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ बच्चों। उससे पहले तब तक मेरे पास क्या वैल्यू आई थी वो मैं लिख लेता हूँ। ए एक्स कितना आया था बच्चों मेरे पास, ए कॉस थीटा, और ए वाई कितना आया था बच्चों मेरे पास, ए साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू आई थी। तो बच्चों अगर सपोज ये मेरा इंक्लाइन प्लेन था, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन था, और ये मेरा थीटा एंगल है बच्चों, यहां पर कोई भी ब्लॉक रखा होता ऐसे करके, तो बच्चों इस पॉइंट से अगर ग्रेविटी यहाँ जी नीचे की तरफ लग रही होती, मैं जी के कंपोनेंट करके बता रहा हूँ। जी एक्सीलरेशन है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी को ही तो मतलब हम किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यहाँ देखो, अगर ये एंगल थीटा था बच्चों, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चों मैं एक इसके अलाउंग तोड़ देता हूं और एक इसके अलाउंग तोड़ देता हूं, इसके अलाउंग। तो बच्चों अगर ये देखो थीटा एंगल था, तो ये और इसके बीच में क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना है थीटा, थीटा। तो बच्चों अगर ये थीटा आया तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, जी कॉस थीटा। तो बच्चों ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, जी साइन थीटा। तो बच्चों देखा हमने, किसी भी, ये मेरे पास जी था, इसको जी को मैंने, जी ये था, ये मेरा आया तुम्हारा थीटा एंगल, अगर तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया जी कॉस थीटा। इसी तरह ये वाला कौन सा कंपोनेंट आ गया बच्चों, जी साइन थीटा, जो इस प्लेन के अलाउंग है। तो बच्चों ये जी था। तो हमने किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया। लेकिन एक जो बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसको बैक करके पॉज करके उतार सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके जब तुम एफबीडी और उसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा वहां ये चीज रिपीट हो जाएगी। तो बच्चों मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, कौन से वाले कंपोनेंट में कॉस थीटा और कौन से वाले कंपोनेंट में साइन थीटा। तो बच्चों ये ट्रिक है, इसको आप हमेशा याद रखना। इस ट्रिक से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से वाले कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आएगा और कौन से वाले कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आएगा। ट्रिक ये है बच्चों, कंपोनेंट विच इज मेकिंग एंगल और in which angle is given, it will be cos theta, it will be written with cos theta। बच्चों ट्रिक को मैं बताता हूं। बच्चों जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल दिया है, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल दिया है, वो वाला कंपोनेंट ही क्या होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। यहां किसके साथ दिया था, एक्स कंपोनेंट के साथ ही तो थीटा एंगल बना रहा था ना वेक्टर ए, तो कौन सा वाला कंपोनेंट होगा तुम्हारा कॉस थीटा, एक्स वाला। तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा तुम्हारा,
कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो बच्चों इसी बात को देखो, अगर यही फिगर था, इस बात को पॉज करके लिख लो, तो मैं मिटाने जा रहा हूँ कुछ चीज। अगर बच्चों ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, क्वेश्चन में क्या दे दिया तुम्हें, ये वाला कंपोनेंट थीटा, कौन सा कंपोनेंट, ये वाला एंगल थीटा दे दिया। तो बच्चों अब देखो, अब ए ने कौन से कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाया है, वाई वाले कंपोनेंट के साथ। तो जो वाई वाला हो जाएगा बच्चों कंपोनेंट, वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो ए एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। तो क्या एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं तुम्हें ये बात, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल दिया रहता है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा के टर्म्स में लिखा जाता है, और जिस वाले कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं दिया रहता वो वाला कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा के साथ लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी वीडियो बैक करके पॉज करके लिख सकते हो। ये वाला एंगल हम इसी को जो थीटा के साथ स्टार्ट किया था उसी को थीटा लिख देते हैं ताकि ये चीजें सही रहे। तो बच्चों ये था हमारा कि किसी भी